मैं छोटा सा था तो मुझे गोद में लेके फिल्म दिखाने ले जाता। हाँ। तो ये मेरा एक तरह से मेरी शुरुआत है और मेरे साथ वो बातें करते थे। लेकिन मैंने कहा यार ये अच्छा काम है, लोग इस पे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो लोगों को खुश करना चाहिए। तो ये मैं इतना सा था जब मेरे अल्लाह ने मेरे शऊर में या तहत शऊर में ये बात बिठा दी। घर से पैसे ऐसे बर्तन तक हमने बेचे घर के, वो होते थे ना तांबे के, वो हम तोड़ ताड़ के ना छुपा के वो चले जाते थे और उसके पैसों की फिल्म देखी, उनकी फिल्म देख लेते थे। वो माँ मेरी कहे कि बर्तन किधर गए। कि हमारे यहाँ मुल्ला ने बदकिस्मती से या रिलीजियस क्लास ने उसने मौसीकी को, वैसे पता नहीं मौसीकी हराम कर दी, हालांकि किरत भी मौसीकी है, नात भी हम पढ़ते हैं। ये सुर और लय जो है ये पूरी कायनात में है, इस पे दुनिया कायम है। सुभानुल्लाह जैसा जो मतलब है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है इसमें कुछ। वो मुझे हजबाब से हाथ जोड़ दिए रियली कि खान साहब क्या कर रहे हैं यार, देखें हमारे रिज़्क पे तो लात न मारे, आपको अल्लाह ने हीरो बनाया, शक्ल सूरत अच्छी बनाई। क्योंकि एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया था पार्टीशन के बाद, क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों के लोग थे, मुख्तलिफ सूबे थे और ज़बानें भी अलग अलग थी। तो खैर उसके तो पता ही नहीं चलता था करता क्या है। तो वो तो मेरी समझ में तो नहीं आया कि वो किसी किताब में मैंने तो नहीं पढ़ा कि बेग साहब आए, शायद को तो खैर उसके तो पता ही नहीं चलता था करता क्या है। तो वो तो मेरी समझ में तो नहीं आया कि वो किसी किताब में मैंने तो नहीं। एरा में जब भी नाम आता है नदीम बेग साहब का और मोहम्मद अली साहब का, उनके साथ शाहिद साहब का भी आता है नाम। नहीं वैसे तो रंगीले का भी आता है, वो तो मतलब मुनव्वर का भी आता है, वो नाम आना ऐसी कोई बात नहीं। मायूस सईद को बोला कि मैं तो उसको आर्टिस्ट ही नहीं मानता, और इसी तरीके से मायरा खान को कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अभी उनको शायद हीरोइन वाला रोल नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए ना, हीरोइन हमारे ज़हन में आती है टीनेजर। स्टार जो होता है जिसको हम समझते हैं वो हादसा भी हो सकता है। पाकिस्तान जो बना है ये एक पीछे इसके हिस्ट्री तो है, लेकिन इसका बनना भी जो है ना, ये भी एक मौजज़ा आप कह लें, आप इसको हादसा कह लें, जो भी कह लें। हमारा फर्ज था जो वो पूरा किया, मुझे मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ। दुख तो होता होगा फिर तो साहब। नहीं कोई दुख नहीं, कोई बस दुआ ही है। औलाद के लिए, घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए लोग दुआ ही कर सकते हैं ना, उनको बुरा तो नहीं चाहते। बच्चे राब्ते में हैं, आपसे बातचीत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो देखिए ना, कुछ चीज़ों में मेरे लिए मुश्किलात थी, कुछ में वो तंग होते थे, क्योंकि मैं शो बिजनेस का आदमी हूँ, मेरी कोई टाइमिंग है नहीं। एक शेर याद आ रहा था जॉन एलिया का, मैं अक्सर उसके शेर सुनता हूँ कि मैं भी इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल। जिंदगी में तो सभी, क्या बात है, प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी, क्या बात, प्यार किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अत्तर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम लाहौर ही के अंदर मौजूद हैं, और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि आज एक ऐसे लेजेंड आज मेरे दरमियान बैठे हुए हैं जिन्हें हमें बरसों ड्रामों में देखा और ऐसी एक्टिंग करते हुए देखा कि मतलब हर कैरेक्टर के अंदर लाजवाब हैं, उन्होंने एक्टिंग किए, ऐसे जौहर दिखाए। तो हम तो पर्सनली उनको इस तरह से जानते हैं कि ये पाकिस्तान के दिलीप कुमार हैं, और आज हमारे खुशकिस्मती के हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम मजीद बात किए बगैर आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस जमाल साहब जी सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर फर्स्ट कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और पखेर अगले सर कि आप आप इस पॉडकास्ट के अंदर आए। माशाल्लाह हम जिस तरह से आपको ड्रामों में खूबसूरत देखते हैं, हसीन देखते हैं, जवान देखते हैं, स्टिल सेम लाइक माशाल्लाह। बस ये मेरा तो इसमें वो जिस तरह वो शेर है ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। आए, आए, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, ये उसकी देन है, इसे परवरदिगार दे। बेशक। तो उसने करम किया, मेहरबानी की, पता नहीं किसकी दुआ लग गई, माँ बाप की या मुर्शिद की या पता नहीं किसी गरीब, जो भी होगा, किसी ने
वो कहते नहीं, किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा ना जाए। तो पता नहीं किस नजर से किस बुजुर्ग ने देखा, किस अल्लाह वाले ने देखा, या मेरे वाले साहब ने, वालिदैन ने, पता नहीं जब मैं पैदा हुआ था क्या उनके दिल में आई, तो वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे वाले साहब जब मैं छोटा सा था उनको बड़ा शौक था, फिल्में बहुत देखते थे, ड्रामे। वो बाद में टीवी शीवी तो बाद में आया, रेडियो सुनते थे। फिल्में तो मैं छोटा सा था तो मुझे गोद में लेके फिल्म दिखाने ले जाते। तो ये मेरा एक तरह से मेरी शुरुआत है, और मेरे साथ वो बातें करते थे कि वो फला एक्टर है, फला एक्टिंग। फिर मैं छोटा सा होता था तो वो जब कोई फिल्म देख के आता था, दिखा के लाते थे घर में, तो मुझे कहते थे वो आगा संग की आगा संग एक्टिंग कूल होगा। तो फिर मैं वैसे वो थोड़ा बहुत होता था वैसे करने की कोशिश करता, तो वो हंसते थे घर वाले। फिर मुझे कहते थे, अच्छा वो उस दिनों में मैं छोटा था तो फिल्म 7 लाख आई थी शायद। वो बाद में मुझे पता चला कि ये फिल्म का नाम था और ये था। तो उसमें गाना था, यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ। तो वो शायद संतोष साहब थे या कौन थे जो भी उसमें थे, तो वो गाना गा रहे हैं ना, तो वो फिल्म मुझे दिखाने लगे। वो मैं आया तो मैं ऐसे ही अपने साथ कर रहा था एक दिन, यारो मुझे माफ करो। तो वो वाले तो मेरे साथ घर वाले देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, मैं नशे में। तो वो हंस के, वालदा मेरी हंस के सर की, ये तरह से बच्चे ये कर क्या रहा है। वो वाले साहब कहता है यार, कहते मैं इसको फिल्म दिखा के लाया हूँ। तो ये वो फिल्म में जो गाना है ना, ये उसकी वो कर रहा है नकल के लिए। वहां से वो जब हंसे तो मुझे शायद मेरे तहत शऊर में या लाशऊर में ये बात बैठ गई कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, लोग इससे खुश होते हैं, हंसते हैं। मतलब मेरे माँ बाप खुश हुए, बहन भाई। वो जब भी फिर कोई तो तकरीब हो ना घर में, कोई शादी ब्याह, कोई मेहमान आए, तो मुझे कहा ऐसा करना बच्चे आगा वो को करा यारो वाला यारो वाला जो वो है वो तो करो ना। तो फिर मैं वो करता था, यारो मुझे, छोटा सा एक बच्चे जब इस तरह कर, वो सारे हंसते थे। वहां से मेरे शायद लाशऊर में अल्लाह ये नई बात है, चूंकि मुझे ये बनाना था, तो वो मेरे लिए वो प्रोसेस अल्लाह ने डिस्कवर योरसेल्फ कि मैं एक आर्टिस्ट मेरे अंदर। हाँ, मैंने कहा नहीं यार, ये आर्टिस्ट का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा यार ये अच्छा काम है, लोग इस पे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो लोगों को खुश करना चाहिए। तो ये मैं इतना सा था जब मेरे अल्लाह ने मेरे शऊर में या तहत शऊर में ये बात बिठा दी। तो बस वहां से फिर मैं मैच फिर देखता था, रेडियो सुनता था, टीवी शीवी तो नहीं था। बाद में फिर टीवी आया, उस वक्त थोड़े से हमें थोड़ा बहुत शऊर आया। फिर वालिद साहब मुझे फिल्में दिखाते थे, साथ ले जाते थे। पहले तो छोटा सा गोद में उठा के, फिर साथ साथ कहते थे दादा ये पश्तो में कहते थे ये है ये इंग्लिश फिल्में दिखाने मुझे ले जाते। तो वो मैं फिर आगे फिर वो मुझे कहता था, अच्छा वो का वो जो उसने कैसे किया था। फिर मैं वो फिर मैं बड़े गौर से फिल्में देखना शुरू, मैंने कहा चूंकि ये करना होगा। फिर एक फिल्म आई हजार दास्तान, मोहम्मद अली साहब की थी, खामोश सहोदर। वो हजार दास्तान जो वो मैंने कुछ 15-20 मरतबा देखी। घर से पैसे ऐसे बर्तन तक हमने बेचे घर के, वो होते थे ना तांबे के, वो हम तोड़ ताड़ के ना छिपा के वो चले जाते थे, और उसके पैसों की फिल्म देख लेते थे। वो माँ मेरी कहे कि बर्तन किधर गए, कौन सा चोर है जिसका पता नहीं चलता है, बर्तन भी चोरी हो। तो वो बाद में मैं फिर काफी जब एस्टैब्लिश हो गए, फिर मैंने माँ से कहा, मैंने कहा बर्तन मैं चुरा के ले जाता। लेकिन उसका ये नतीजा निकला, इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी ये करें, बच्चों को ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बचपन की शरारत। हाँ, ये मेरी शरारत थी। तो फिर मैं मतलब कहता था कि यार देखो, कुदरत ने, अब उस जमाने में चूंकि मांग भी नहीं सकते थे, रुपया 2 रुपए की या 1.5 रुपए की टिकट होती थी। अब वो 1 रुपया बड़ी चीज होती थी। अब रोज तो हमें आना 2 आने या 4 आने, ज्यादा 4 आने मिलते थे, यानी उसमें तो फिल्म नहीं देखी जा सकती थी। तो हम क्या, बर्तन चुरा तो लो जी, ये हमारी एकेडमी, ये हमारा स्कूल था एक्टिंग का। ये एक्टिंग के हमने इब्तिदा किया कि कैसे शुरू की। अच्छा फिरोज साहब, मैंने कुछ, वैसे तो माशाल्लाह पूरे पाक और हिंद में इतने ही मकबूल भी हैं, मशहूर भी हैं माशाल्लाह, जो आपको मैंने आपको थोड़ा बहुत रिसर्च किया आपके हवाले से, तो ये पता चला कि माशाल्लाह आप स्टार्टिंग आपने के मौसीकी की तरफ आपका बड़ा ध्यान भी था, आप सिंगर भी बनना चाहते थे, लेकिन पैरेलल आपको एक्टिंग की जब ऑफर आई तो लोगों ने आपको एक्टिंग की तरफ ज्यादा आपको कहा कि आप एक्टिंग करें बजाय कि गाने गाने के।
तो क्या वाकई ये है? हाँ नहीं, ये सिलसिला तो था मुझमें, मतलब ये बात बचपन में ही मुझे ये एहसास हो गया था कि यानी मुझमें अल्लाह ने लय और सुर मेरे में है, और मैं कॉपी कर सकता हूँ लोगों को। इमिटेशन है ना, तो इसलिए ये मिमिक्री है, या इमिटेशन कह ले, जो भी कह ले, तो मिमिक्री से बंदा शुरू करता है। जी जी। तो यो मिमिक में बड़ा अच्छा था, जो भी घर में आता था ना उनको देख देख के फिर बाद में उसकी नकल उतारता था। हाँ। तो घर वाले बड़े हंसते थे। मैं फिर मेरी आदत बन गई कि यार लोगों को तो एंटरटेन करना चाहिए, हंसी आ रही है, हंसी आती है, लोग खुश होते हैं। हंसाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, और खासतौर पे इस दौर में। तो इतना समय था, तो मुझे अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला कि ये खिदमत जो है कि लोगों को खुश करना, गाने से अच्छी उनको है, हंसाना, ये बाकी चीजों से अच्छा काम है। तो वो फिर लेकिन साथ पढ़ना भी था, पढ़ाई भी, तो फिर वो प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक, फिर कॉलेज। तो वो फिर मैं स्कूल में, मतलब है अपने क्लासरूम में, जब मास्टर टीचर नहीं होता था या वो पीरियड खाली चले जाता, तो वो फिर मैं अपना वो करता था लोगों को, फिर वो बड़े खुश होते थे। सर, अगर हमारी ऑडियंस के लिए एक मुखड़ा जो आपको पसंद हो, क्योंकि मुझे पता है आप काफी सुरीले भी हैं, तो मैं चाहूंगा अपना फिरदौस साहब, अगर मेरी पर्सनल फरमाइश भी होगी मेरे ऑडियंस की भी, कि जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा, क्योंकि मुझे पता है आपको लय और ये सब पता है, इन सारी चीजों को समझते हैं आप। वो ऐसे एक बोल सुन, जिंदगी में तो सभी, क्या बात है, प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी, क्या बात है, प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान, क्या कहने, तुझे चाहूंगा, क्या कहने, जिंदगी में तो सभी। क्या बात है, क्या बात है फिरदौस साहब, क्या बात है, आपकी, आप क्योंकि कराची से आए हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। और वाकई मैं तो गाने वाला नहीं हूँ, हाँ। मैं तो वैसे अदाकार हूँ बुनियादी तौर पे, लेकिन ये सुर और लय, ये एक अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर होती, ये सीखी नहीं जा सकती। और अदाकार में सुर और लय का जानना या उसमें होना बड़ा जरूरी। बिल्कुल। मैं अभी एक पॉडकास्ट में था फिरदौस साहब, अदाकारा जो फिल्म स्टार मशहूर हैं मैडम निशो, उनके साथ भी, तो मैंने उनसे भी ये एक सवाल किया था, तो वही मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जिस जमाने में वो लोग भी फिल्में किया करते थे और जिस वक्त आप लोग अपनी पीक पे थे और आप काम करते थे, क्योंकि ये जो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान है, कमोबेश एक जैसे जरूर जबान कह लीजिए, उनके वो खाने एक जैसे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन वहाँ आर्ट को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़ा आर्टिस्ट का ख्याल रखा जाता है। उस लिहाज से पाकिस्तान में थोड़ा बहुत उस तरह से उनको नहीं ट्रीट किया जाता, और उसी वजह से मेरा ये पूछना उनसे था कि यहाँ आज तक इस आर्ट को ना दूसरी निगाह से देखा जाता है, खुदा ना खास्ता, यानी जैसे कि कोई मरासी, कोई ये कंजरों जैसा काम है, या फिर पता नहीं ये कौन गाने बजाने वाले लोग हैं, तो वो उनको रिस्पेक्ट उस माशरे के अंदर नहीं दी जाती जिसके वो वाकई में मुस्तहिक होते हैं। वो उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मुल्ला ने बदकिस्मती से या रिलीजियस क्लास ने, उसने मौसीकी को, वैसे पता नहीं मौसीकी हराम कर दी, हालांकि क़िरात भी मौसीकी है, नात भी हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लय होती है उसमें भी, लय भी है, सुर है। बिल्कुल सही कहा आप। अच्छी क़िरात जो है, क़िरात क्या वो सुरीलापन नहीं है, गले से नहीं सुर निकलते। कारी जो है वो कितनी रियाजत करता है, इसी तरह गाने वाला रियाजत करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुरान सुनाता है या नात सुनाता है। गाने वाला जो है बेचारा, वो अपने रिस्क के लिए, काम दोनों का एक ही है। अबे इसको लोग ये ना समझ लें कि क़िरात और नात में और मौसीकी, बाप मौसीकी है, ये सुर और लय जो है, ये पूरी कायनात में है, इस पे दुनिया कायम है। आप ये देखें ना जी कि ये जो सूरज निकलता है, इसका भी एक सुर है, या अला सुबह मशरिक से मगरिब, देखे ना जो चिड़िया या जो ये परिंदे चहचहाते हैं, जी जी, सुबह के गीत गाते हैं, ये किसी को नहीं पता।
या शाम जब होती है और जब ये परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं और ये चिड़ियां शोर मचाती हैं, वो एक अजीब मौसीकी होती है, वो एक अजीब हंगामा होता है जब वो सारा दिन बेचारे रिस्क की तलाश में, इस तरह इंसान इस तरह परिंद चरिंद सब करते हैं, लेकिन जब वो आते हैं ना अपने घरों को तो वो खुशी से कोई आवाजें निकालते हैं। जिस तरह हम लोग भी, इसी तरह इंसान भी जब थका हारा घर जाता है अपने बच्चों को या बहन भाइयों को, माँ बाप को देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। तो जो सुरीले लोग होते हैं वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, और जिनको बेचारों को ये पता नहीं है वो माँ को या बाप को या बच्चों को गले लगा लेते हैं, उनको चूमते हैं, प्यार करते हैं। काम एक ही है। वाह, क्या खूबसूरत आपने माशाल्लाह उसकी मिसाल दी। अच्छा फिरोज साहब, जो ड्रामा आपका फर्स्ट ड्रामा से आप हिट हुए, मैं जिसे कहूंगा जो आपके लिए बड़ा एक पहला सीरियल और वारिस, और मैं कहता हूं कि जो वारिस ड्रामा था वो पाकिस्तान के गिने चुने ड्रामे हैं, उसमें अगर मैं नाम लूं तो उसमें, और उसमें एक एक कैरेक्टर बड़ा जानदार था। महबूब आलम साहब जो खुद उन्होंने किया, और उसमें जो आपने रोल अदा किया चौधरी अनवर का, मतलब उस रोल में ऐसा लगता था कि ये रोल वाकई आप ही के लिए था और आप उसमें बिल्कुल समा गए थे उस रोल के अंदर। लगता था कि कोई वाकई बिगड़े हुए कोई जो है ना फ्यूडल उसका बेटा है, जिसकी आमतौर पे इसी तरह की जो अपनी हरकतें होती हैं। तो किसी को कोई जहन में था आपके आसपास उस कैरेक्टर को देखते, या आपने बस अपने तौर पे उस सारी चीजों को नहीं, कुछ जरूरी नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं फलां को मैं देगा फलां जरूरी नहीं होता। अच्छा, कुछ किरदार अपने भी आपके जहन में अल्लाह डाल देता है। अल्लाह डालता है। अच्छा, बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप सोचते हो, क्योंकि सोच जो है ना वो में जानिब अल्लाह होती है। बुरी सोच जो है वो शैतान की जानिब से होती है, अच्छी अल्लाह की जानिब से होती है। तो जो अच्छी सोच होती है, आप सोचते हो, अल्लाह से आप दुआ मांगते हो, या बारी ताला, मेरी यही है कि कोई भी मुझे किरदार मिलता था या कुछ वो भी मैं काम करता हूँ, सही नए काम की मैं बात कर रहा हूँ या रिस्क के लिए, तो मैं अल्लाह से कहता हूँ बारी ताला मेहरबानी फरमाए। उनकी जब आप ऊपर देख लेते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेते हो या मुर्शिद को याद कर लेते हो और अल्लाह को याद कर लो, तो बातें काम आसान हो जाती। तो वो जो रोल था जो चौधरी अनवर का आपने किया, तो आपको लगता था कि यार मैं इतना सुपर हिट हो जाऊंगा, एकदम से सुपरस्टार बन जाऊंगा इस मुल्क का, पाकिस्तान में लोग मुझे नहीं, वो ख्वाहिश तो होती है, करना शुरू कर देंगे? देखिए, ख्वाहिश तो होती है, जब बंदा कुछ बनता है ना उस काम की उसको ख्वाहिश होती है, ठीक है ना। कुछ लोग आसाती तौर पर बन जाते हैं। मेरी बचपन से ही, चूंकि मैं बता रहा हूँ उनके वालिद साहब मुझे गोद में उठा के फिल्म दिखाने ले जाते, तो वो एप्टीट्यूड मेरा शुरू से था। तो आपको पता, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि यार ये जो रोल मैंने किया धमाकेदार किया और ये आगे मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ये क्लिक कर जाएगा या कोई भी किरदार। अच्छा, आप इसको असेस नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ आप ये है कि जो काम आपको दिया गया है, जैसे अब आप पॉडकास्ट करते हो जी जी, इसको पूरी सच्चाई से, आप ईमानदारी से, पूरी लगन से, कंसिस्टेंट, तो अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। इसी तरह कोई भी बंदा काम करे, मैं अच्छे काम की बात करूं, बुरे काम का मुझे नहीं पता उसमें कोई बरकत पड़ती है नहीं पड़ती होगी, वो तो बुरा ही है। जो भी आपका खुसूसन आपके रिस्क के लिए या आप में को अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, उसको अगर आप पूरी सच्चाई और पूरी दयानतदारी से करते हो, दिल से करते हो, रूह से करते हो, उसमें डंडी नहीं मारते, मुनाफकत नहीं करते, अल्लाह उसमें बरकत जरूर डालता है। तो सर आपका भी ताल्लुक पेशावर से, पेशावर ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को दिया। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूसुफ खान साहब, जो दिलीप कुमार साहब हैं, फिर कपूर खानदान, फिर उसके अलावा उनसे पहले गुल हमीद थे, और बहुत सारे, उससे पहले गुल हमीद। जी जी, इतने बड़े बड़े मकबूल आर्टिस्ट। तो क्या वहाँ की मिट्टी इतनी सरसब्ज है इस मामले में कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को दिया? एक्चुअली ये है कि कल्चरल डेप्थ उधर बड़ी है। मनोज कुमार का भी मुझे पता था, वो भी अपना, हाँ, वो बहुत सारे हमारे, लाला सुधीर, ठीक है जी, और कवि, हालांकि वो फ्रॉम माइग्रेट करके आया था बचपन में इंडिया से, लेकिन उसकी सारी बचपन से जवानी जो है पेशावर में गुजरी, तो वो उस का खासा है। एक तो ये है कि वो मल्टी लिंगो जगह है, मतलब वहाँ हिंद को भी बोली जाती है, पश्तो भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, फारसी भी बोली जाती है। तो इतनी मल्टी लिंगो, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल वो सोसाइटी है। क्योंकि सेंट्रल एशिया से जो भी आते थे ना, मौसम तुर्कमान आए, वो जो चंगेज खान वगैरह, ये वो अलेक्जेंडर से शुरू करें ना, अलेक्जेंडर से पहले आर्या आए वस्ते एशिया से, ठीक है ना, उससे पहले यहाँ डार्विडियंस आए थे।
तो डार्विनियंस के द्राविड़ के बाद फिर आर्य आए, तो वो उन सब का जो पहला पड़ाव है ना, वो पेशावर था। यानी अरब से, वस्त एशिया से, सेंट्रल एशिया से, और जो है यूरोप से, और ये जो एशियाई ममालिक हैं, ये जितने भी, ये अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, अरब, इनसे जो लोग आते थे, पहला पड़ाव जो है ना वो पेशावर होता था। इसीलिए पेशावर जो है ये पेशावर से है, पेखावर या पेशावर, पेशावर। कुछ इसको कहते हैं पुष्पापुरा भी इसका नाम था, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि जितने भी कारीगर लोग होते थे ना, जो दुनिया से पूरी से आते थे, उनका पहला पड़ाव पेशावर में होता था। तो वहां पे आके वो स्टे करते थे, या जहां से हिंदुस्तान शुरू होता था। उस वक्त तो हिंदुस्तान था ना, बेशक, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। तो पाकिस्तान तो फिर बाद में, तो वो पहला चूंकि पड़ाव होता था, तो एक मल्टीलिंगो, मल्टीकल्चरल सिटी जो है ना, तो ओनली फर्स्ट सिटी जो वस्त एशिया में या एशिया में आप कह लें, तो वो पेशावर था। वहां से चूंकि फिर ये जितने भी कारीगर लोग, हुनरमंद आते थे, तो इसमें जो शुअरा, अदीब भी होंगे जाहिर है। फिर यूनान में ड्रामा डेवलप हो चुका था, तो यूनानी जो आए होंगे तो साथ ड्रामा लेकर भी आए होंगे। जो बाद में मतलब है कि मुगल आए, तो मुगल भी उधर से आए, वहां पे भी तहजीब, कल्चर, मौसीकी, फिर मौसीकी जो है अरब से या ईरान से। लेकिन इतना में मतलब हम उसी तरफ आएंगे कि आखिर क्यों इस माशरे ने एक्टिंग, गायकी और इस तरह के लोगों को प्रमोट क्यों नहीं किया? उनकी अपने उनकी कहते चाहिए हौसला अफजाई करने के बाद बजाय, और उनकी पजीराई करने के बजाय उसको उस एंगल से देखा, ताकि मतलब वो जैसे अभी इंडिया में जो आर्ट है, ऐसा नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में आपको कोई मुकाम नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत नाम मकाम पाया, लेकिन मतलब इंडिया वाले लोग बड़ा अपने आर्टिस्टों को सर चढ़ाते हैं, बड़ा उनको बैकअप करते हैं। वो माशरा और हमारे आखिर कहाँ रह गए? फर्क है, बड़ा फर्क है। वो वजह उसकी है, खुसूसन पाकिस्तान में जो है ना, ये एक कंफ्यूज्ड सा मुल्क है। मैं माफी चाहता हूँ। सोसाइटी मुल्क से मुराद में सोसाइटी है। एक तो इसमें मल्टीलिंगो लोग हैं, मल्टीकल्चरल लोग हैं, कई अकवाम। वो तो इंडिया में भी है। नहीं, इंडिया में उनके अलग अलग इलाके हैं। मतलब माइग्रेट करके जो इंडिया से आए, गए तो सब लोग यहीं से, फिर जब वो वापस माइग्रेट करके आए, जिनको हम मतलब महाजिर कहते हैं, तो हालांकि महाजिर तो वो थे नहीं, वो तो आए थे, उस वक्त उनके लोग ही थे। हाँ, वो महाजिर कहते हैं जिसको हम उर्दू स्पीकिंग कहते हैं। यस, राइट, है ना, जो आए थे लखनऊ से, दिल्ली से, बिहार से, तो वो उनकी जबान उर्दू थी। हमारे यहाँ जो बोली जाती थी ना, वो फारसी, पश्तो, हिंदको और सराइकी, पंजाबी, सिंधी, पोठवारी, ये बोली जाती थी। तो वो जब आए, तो जो मैं क्या कहूँ, तो उन्होंने फिर आके एक कल्चर एक और डेवलप हुआ ना, जिसको हम कहते हैं, वो एक उर्दू स्पीकिंग जो है, उर्दू, चूंकि एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया था पार्टीशन के बाद, क्योंकि मुख्तलिफ जबानों के लोग थे, मुख्तलिफ सूबे थे, और जबानें भी अलग अलग थी, रिवाज भी अलग थे, साइकी भी अलग अलग थी। जैसे पश्तूनों की और थी, पंजाबियों की और थी, सिंधियों की और थी, बलोचियों की और थी, सराइकियों की और थी, जितनी भी यहाँ पे कौमें उस वक्त रहती थी, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ जबान, स्कूल ऑफ थॉट के जबानों के लोग थे। तो फिर पहला जो काम हुआ कि भाई कम्युनिकेशन के लिए क्या करें, हाउ टू कम्युनिकेट। तो उस वक्त अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह या जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करते थे इंग्लिश में, क्योंकि अंग्रेज बहादुर हमारा रहा था, वो 100 साल या 200 साल जितनी भी उसने हुकूमत की थी, तो उसने वो अंग्रेजी जो है वो सरकारी जबान थी। अब यहाँ पे ये सिलसिला मसला पैदा हो गया कि जी अब मेजॉरिटी जो थी, एक्सट्रीम मेजॉरिटी, वो अनपढ़ थी, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, लिटरेसी रेट बहुत लो था। अब क्या करें, उसमें फिर चारों नाचार के जो जी करीब तरीन, आसान तरीन कौन सी ऐसी जबान है जिसको अगर हम कौमी जबान या राइज करें तो हर एक उसको बोल सके, वो उर्दू पे तान टूटी।
क्योंकि उर्दू एक लश्करी जबान है, बनाई भी हम लोगों ने है, ये हमारी जबान है। बेशक फारसी के फारसी, अरबी, पंजाबी, पोठोहारी, सिंधी, हर लफ्ज इसमें है। तो उन्होंने कहा जी ये एक लश्करी जबान है, उर्दू वैसे भी लश्कर को कहते हैं फारसी में। अच्छा, उर्दू के जो बुनियादी लग़वी मायने, लुग़वी माने वो लश्कर के हैं। ठीक। और जब बाबर के उर्दू ने हिंदुस्तान पर हमला किया, तो ये वो जो लश्कर से उन्होंने कहा यार उर्दू चूंकि लश्करी जबान है, ये राइज हुई पहले फौज में, मुगलिया फौज में, क्योंकि वहां मुख्तलिफ जबानों के लोग थे। तो फिर उन्होंने कहा यार कोई ऐसी जबान जो है वो बनाई नेशनल लेवल पे कि वो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि मुगलों के फौज में या सारे लोग थे, पठानों की, अफगानों की फौज में सारे लोग थे, बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल गौरियों के या मुगलों के या शेरशाह के, जितने भी अब्दालियों के, तो उसमें तमाम अक़वाम के लोग थे। तो उन्होंने फिर कहा कि यार क्या करें, तो ये इसलिए इसको लश्करी जबान कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ इस तरह से मुख्तलिफ जबानों में लफ्ज जो है ना ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे के साथ बोलते रहे, जो एक दूसरे को समझ आते रहे। अच्छा, उससे मिल के फिर ये जबान ताल्लुकी मैं आपसे वो करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करनी और बात के सवाल जवाब भी करने, मैं चाहूंगा उनके भी जवाब आपसे लूं। अच्छा, एक और मैं आपसे पॉइंट इस तरफ भी आऊंगा कि स्टेज आपने किया, ड्रामा आपने किया और फिल्मों में भी आपने काम किया। पर्सनली आपने किस में ज्यादा आपको मजा आया, किस में ज्यादा आपने एंजॉय किया एक्टिंग का? मैं अगर सीधी सी बात बताया ना, सच्ची बात बताया, शुरू में मैंने रेडियो बड़ा एंजॉय किया, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान पेशावर। ठीक है। उसके बाद मैंने जो सबसे ज्यादा एंजॉय किया है वो थिएटर को किया, स्टेज को, क्योंकि बिल्कुल सामने होता है, आप क्लैप होते हैं। अलहमरा में या इधर जो लाहौर में भी थिएटर, पंजाब आर्ट्स काउंसिल में इधर उधर ओपन एयर थिएटर, तो वहां जो आपको जो लाइव रिस्पांस मिलता है, और मैंने मोस्टली कॉमेडी की है, सीरियस भी किया है स्टेज के ऊपर, लेकिन मोस्टली मैंने कॉमेडी की है। अच्छा, और तो ये समझ रहे थे कि आप जैसे कि आपने एक तरह से सीरियस जो आर्टिस्ट के तौर पे आपने बड़ी अच्छे अच्छे तगड़े रोल किए। नहीं, मेरी जो कॉमेडी भी आप करते थे। मेरी जो पहचान थी वो तो मैंने मरासियों के साथ काम किया, यानी जो जुगतबाज थे और तंग आके वो झुकती है, मुझे कहता है कि सरकार फिरदौस साहब ਅਸੀਂ ਢਾੜੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾरो, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਾਲੇ। ये अमानुल्लाह जैसा जो मतलब है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इसमें कुछ, वो मुझे हकबाब से हाथ जोड़ दिए, रियली, कि खान साहब क्या कर रहे हैं यार, देखें हमारे रिज़्क पे तो लात न मारे, आपको अल्लाह ने हीरो बनाया, शक्ल सूरत अच्छी बनाई है, आप हम ऐसे बुरी शक्लों के लोग, हमें ये करने थे, आप हीरो लोग हो, आप भी कॉमेडी करोगे तो हमें क्या, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा यार मैं तुम्हारी वाली नहीं, तुम अपना करो, मैं अपना करूँगा। मैं क्या करता था कि हीरो मुझे था, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जब आते थे ना सारे, तो ये कुछ जुगत करके या कॉमेडी करते थे, हंसाते थे, क्लैप ले लेते थे। मैं आके आखिर में ट्रेजेडी सीन करके क्लैप लेके, तो मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। मैं आगे सिर्फ आगे मतलब वो अलमिया डायलॉग बोल के, ड्रामा बोल के, मतलब थिएटर में आपने एंजॉय किया। हाँ, तो ये क्या तरीका है। मैंने रिवर्स किया, मैंने जो हीरो था ना उसको कॉमेडियन बना दिया। मतलब पहले मैं आई एम द फर्स्ट एक्टर थिएटर में कि जिसने हीरो को कॉमेडियन बना दिया, इनोवेशन की। मैंने कहा यार ये जो हीरो है जो आके आखिर में माँ तुमने ये क्या किया, फलाना अब्बा ने ये किया, फलाना ट्रेजेडी बोल रहा है, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। मैंने उसको उल्टा कर दिया। शुरू में आता था तो और कॉमेडियंस के बाद मैंने कॉमेडी शुरू कर दी। अब वो सब लोग लाफ्टर आने शुरू हुआ कि यार ये क्या कि शक्ल सूरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब एक जो हमारे मोस्टली कॉमेडियंस का दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि वो डिसफिगर होता है। हाँ, ये डिलेमा है, आपसे एक डिलेमा है, ये होना नहीं चाहिए। मैंने कहा यार ये जो बेचारे टूटे फूटे वो छोटे से हैं, छोटे कद के या बुरी शक्लों वाले, खुदा ना खाला माफ करे, तो ये लोगों को हंसाते हैं। तो मैंने कहा क्या मैं हीरो होकर लोगों को नहीं हंसा सकता। मैंने फिर हीरो को कॉमेडियन बना दिया। And I started doing comedy। तो ये मुझे कहने लगे खुदा के लिए हमारे रिज़्क पर तो फिर लात ना मारे ना, तो आप हीरो लोग हो। मरासियों की जो इस तरह बोलते, और मैं कहता था यार
तुम लोगों ने क्या ठप्पा लगा लिया कि तुम राशि ही हाँ। वो करेगा कॉमेडी? मैंने कहा अच्छी कॉमेडी भी हो सकती है ना, हीरो भी कॉमेडी कर सकता है। हम्म, मैं कहता हूँ राज कपूर नहीं करता था, हैं? हम्म, राज कपूर कॉमेडियन भी था, इधर हमारे यहाँ कमाल करते थे। इवन अली साहब ने, बेग साहब ने कॉमेडी की है फिल्मों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा यार तुम लोगों ने मतलब एक Concept जो है, बना लिया एक एक serious आप का। लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि जो डिसफिगर होगा हाँ, या मरासी, तौबा सफर में मरासी, तुम अपने आप को खुद ही कहते हैं वो। हाँ, तो यानी यही जो इस तरह के जो टाड़ी मरासी जो भी है यही कॉमेडी करेंगे। मैं कहा तो बड़ी बड़ी फीकी फीकी बात भी करते हैं। तो मैंने कहा हीरो जो है, अगर हम जिसको ह्यूमर कहते हैं, क्या ये इंटेलिजेंट ह्यूमर नहीं हो सकता? ये जो मैंने कहा जो ये मैं दलील दिया करता था कि जो इंडिया में हीरो या एक्टर वो करते हैं, कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, या हॉलीवुड में बड़े बड़े सीरियस एक्टर्स ने कॉमेडी की हुई है। जेरी लुइस वो भी बड़ा सीरियस आदमी था, बिल्कुल। नॉर्मन विजडम, दे वर सीरियस पीपल, लेकिन जब वो कॉमेडी उन्होंने की है तो कमाल की। इवन जेम्स डीन वगैरह ये वो खूबसूरत लोग थे, हाँ, और कॉमेडी करते थे, और कॉमेडी करते थे। बिल्कुल। तो आप किसको आपका कौन मेंटोर कहूँ, आइडियलाइज जिसको करते थे, और किसको आप एज अ हीरो अगर मैं आपसे पूछूं? मैं चाहे पाक हो हिंद हो, वो असल में ये आइडियल जो होते हैं, जो आपके जो मेंटोर होते हैं, जो भी आप जिनको समझते हैं, वो बदलते रहते हैं आपकी मेंटल ग्रोथ के साथ साथ। फिर भी लेकिन अगर कोई एक आपने दौर किया हो। शुरू में मैं जब छोटा था तो सुधीर साहब की फिल्में देखनी, तो वो मुझे सुधीर साहब में चले गए। फिर मोहम्मद अली साहब आए, मोहम्मद अली साहब ने ड्रामा बोला, दादी जान ये वो, मैं उनको कॉपी करता था। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से शुरू होता है। फिर वहीद मुराद, कॉपी, वहीद मुराद, बेग साहब आए, शाहिद को तो खैर उसके तो पता ही नहीं चलता था करता क्या है। तो वो तो मेरी समझ में तो नहीं आया कि वो किसी किताब में मैंने तो नहीं पढ़ा। बड़े फिरदौस साहब मतलब बड़े नहीं, लेकिन बड़े अपने एरा में जब भी नाम आता है नदीम बेग साहब का और मोहम्मद अली साहब का, उनके साथ शाहिद साहब का भी आता है नाम, और नहीं वैसे तो रंगीले का भी आता है, वो तो मतलब मुनव्वर शरीफ का भी आता है, वो नाम आना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि मतलब हादसा कहीं भी हो सकता है। अच्छा, आप इस मामले में बड़े ब्लंट हैं। एक दफा आपने इसी तरह से हुमायूं सईद और वो जो हैं क्या नाम है मायरा खान, उनके बारे में भी यही बताया कि उनको एक्टिंग का वो नहीं है। तो बड़ा लोगों ने आपके स्टेटमेंट पे बड़ा वायरल हुआ, बड़ा सोशल मीडिया में हंगामा हुआ। वो मतलब क्या करें, सब लोग तो ज़हीन नहीं होते ना, और सब लोग बेवकूफ़ भी नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने ये नहीं कहा था कि उनको मैंने कहा कि वो मतलब टाइप एक, देखो दो किस्म के एक्टर होते हैं। एक वर्सटाइल होते हैं जो हर किरदार में घुल जाते हैं, किरदार बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सेल्फ नेगेशन कहते हैं। ये थ्योरी है, ठीक है, एक्टिंग की थ्योरी है सेल्फ नेगेशन। ठीक, सेल्फ प्रोजेक्शन जो है ना वो शोबाजी है, when you show yourself। तो हम जो सेल्फ नेगेशन है उसको एक्टिंग कहते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन को हम एक्टिंग नहीं समझते, उसको हम कंपेयर कह सकते हैं, उसको प्रेजेंटर कह सकते हैं। ठीक, एक्टर को नहीं कह सकते। एक्टर जो है, एक्टर वो कहते हैं, वो एक्टर जो स्टानिस्लावस्की कहता है, उसका है कि टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। ठीक, ये है एक्टर की जो डेफिनेशन है। वो तो ठीक है कि खालिक अपनी तख्लीक के पर्दे में छुप के खूबसूरत नजर आता है। अगर खालिक खुद नजर, बस अल्लाह को खूबसूरत और खालिक को मालिक क्यों कहते हैं? इतनी खूबसूरत कायनातें बनाकर खुद उसमें छुप गए। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह खालिक आज़म है ना, बातें तो आपकी खालिक अजीम है ना, तो हम उसके बंदे हैं। हम भी अपने आप को फनकार कहते हैं, लेकिन अब वो तो महाफनकार तो वो है ना, बड़ा, हम तो छोटे मोटे हैं। तो लेकिन प्रोसेस वही है। लेकिन फिरदौस लोग कहते हैं, गलती माफ कह रहा हूँ, कि भाई फिरदौस साहब जिस मुकाम पे उनको रखा हुआ है, जितने सीनियर हैं, हम कहते हैं लेजेंड हैं, आइकॉनिक हैं, सब कुछ हैं, तो उनको छोटे जो आर्टिस्ट उन पे शफकत रखनी चाहिए। करके आप करते हैं, आप बहुत सारे मैंने देखा लोगों को बड़ी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इस मामले में थोड़ा सा फिरदौस साहब ने नाइंसाफी से काम लिया। यानी हुमायूं सईद को बोला कि मैं तो उसको आर्टिस्ट ही नहीं मानता, और इसी तरीके से मायरा खान को कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अभी उनको शायद हीरोइन वाला रोल नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए ना, हीरोइन हमारे ज़हन में आती है टीनेजर, है ना, टीनेजर चुलबुली सी,
छोटी मोटी लड़कियां जो होती है ना, हम्म। टीन एज की जो होती है, इसी तरह 16-17 साल की आपका 17 साल की, 20 साल तक कर ले। अच्छा, ठीक अब है। 20 के बाद तो वो औरत बन जाती है ना, हम्म। लड़की नहीं रहती। ठीक है, तो इसी तरह हीरोइन भी होती है, ठीक है। जब वो टीन्स में है हम्म, तो बहुत अच्छी हीरोइन, 20s में भी आके अर्ली 20s तक, लेट 20s में तो वो बेचारी कैरेक्टर एक्ट्रेस बन जाती है ना। ठीक है, इसी तरह हीरोज की भी एक खास एज है। ठीक है। हीरो अब हमारे यहाँ जो है ना, वो 60 साल का भी हीरो आता रहा है, लेकिन वो भी जुल्म था ना। हीरो का भी ये है कि मैक्सिमम 30s। तो आप इनके बारे में अभी भी स्टिल आप यही राय रखते हैं जो आपका पुराना स्टेटमेंट था इन दोनों? बात ये है कि अब हम लोग गलती कर देते हैं, दो चीजों में हम मिक्स अप कर देते हैं चीजों को। एक्टर्स और स्टार ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। श्योर। तो एक्टर किसी भी जमाने में एक्टर होता है, ठीक है, और एक्टर कैन बी अ स्टार, बट ओनली स्टार कांट बी एन एक्टर। है ना। स्टार जो होता है, जिसको हम समझते हैं, वो हादसा भी हो सकता है, और ज्यादातर हादसे ही होते हैं। हादसा तन हीरो को बन गया। और मैं तो आया था सब्जी लेने, उसने कहा यार तुम्हारी शक्ल बड़ी अच्छी है, चलो तुम एक्टिंग करो, तो हीरो मैं बन गया। वो हीरो कोई नहीं बन सकता है, एक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको क्राफ्ट। तो आपका यानी अगर मैं नट शेल में समझूं इस सारी आपकी बात का जो आपने इन दोनों के लिए बोला है, तो क्या समझूं, या मेरे ऑडियंस क्या समझे देखने वाले इस सारी बात में? मतलब एक हादसा है, और दूसरा जो है वो एक प्रोसेस से, और उसके पीछे एक पूरा एक उसकी हिस्ट्री है, या उसकी मेहनत है, या उसकी स्टडी है। अब देखें ना, अब मैं किसी से कहे जी स्टानिस्लावस्की को आपने पढ़ा है, शेक्सपियर कितने लोगों ने पढ़ा है, एडमंड ड्यूक कितने लोगों ने पढ़ा है, आगा हशर कितने लोगों ने पढ़ा है, ठीक है जी, ऑस्कर वाइल्ड कितने लोगों ने पढ़ा है, इब्सन कितनों ने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं, ये कितना मुताला आपका है, किस किस जगह से आपने पढ़ी। मुझे आप ये बताएं कि अगर सिर्फ स्टार को हम एक्टर मान लें, तो क्या ये वेस्ट वाले, अमेरिका वेस्ट जो भी है, या इवन यूनान में, वो पागल थे जिन्होंने एक्टिंग की स्कूल्स या एकेडमीज बनाई हुई थी, इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे। बाकायदा, जैसे अब मॉस्को आर्ट थिएटर है, रशिया में है, तो बताइए, या राडा है, एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन जो है, या ब्रॉडवे है, तो वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, या जितने भी थिएटर्स हैं, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यार वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। या यूनान में किसी ज़माने में, बिफोर क्राइस्ट जो है, ये होता था यूरिपिडीज, एस्किलीस, सोफोक्लियस, यार ये पागल थे। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, इन्होंने जो इसके बाकायदा इसके बारे में रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो वो पागल है। हमने हाथ, मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ, हमारा जिस तरह एक हादिसतन, मैं कहता हूँ हादसे की पैदावार है ये मुल्क भी, क्योंकि पाकिस्तान जो बना है ना, ये एक पीछे इसके हिस्ट्री तो है, लेकिन इसका बनना भी जो है ना, ये भी एक मौजज़ा आप कह लें, आप इसको हादसा कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये तो एक अलग ही डिबेट में, ये अलग डिबेट से मुराद ये है ना कि लोगों ने ये नहीं सोचा था किसी जमाने में, जब मुगल जो है हुक्मरान थे, या पठान गौरी वगैरह थे, उस जमाने में, या फिर अंग्रेज थे, उस जमाने में लोगों ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान भी होगा, कश्मीर भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, या श्रीलंका भी होगा कोई मुल्क, और इंडिया भी होगा। सी ठीक है ना। तो ये जरूरत के तहत वक्त के साथ साथ चीजें जो है, इसको हम इर्तिका कहते हैं, एवोल्यूशन। ठीक। तो इसी तरह एवोल्यूशन हमारा भी हुआ। अच्छा, मैं एक तो आपकी सेहत के हवाले से फिरदौस साहब बड़ा आपके पास सवाल करना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है, आपके साथ बातें आपने मुझे दिखाया भी था कि कुछ आपके ऑपरेट हुआ है, मेरा कोलन में कैंसर हो गया था मेरे, ये जो बड़ी नाली है ना, जी जी, इसमें कैंसर हो गया था, तो वो ऑपरेट हो गया था। उन्होंने वो क्लास्मी बैग वगैरह, तो माशाल्लाह काफी आप मुझे हशाश बशाश पहले से, अल्लाह आपको, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह आपको हमेशा से सबसे यही दरख्वास्त है कि सब दुआ करें, और अल्लाह आप लोगों को, मेरी भी दुआएं, सब जो देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं भी हैं, दूसरे ममालिक के जितने भी हमें देखने वाले हैं, सबको अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे, जीते रहें, खुश रहें। आपका भी बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ लाए कराची से। कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने तो वक्त की तंगी नहीं हो रही, तो आपसे बहुत और मुझसे सवाल जवाब करेंगे। वो कहते हैं ना, यार जिंदा सोबत बाकी,
अभी आपसे क्योंकि तो दो चीज मैंने जरूर पूछनी थी। एक तो आपकी जो फैमिली के हवाले से जो चीजें डेवलपमेंट आई, और बहुत सारी आपके बेटे की एक वीडियो वायरल हुई थी जो जिनमें जिनमें उन्होंने इस तरह से गिला किया था कि खुदा ना खास्ता आपकी तरफ से, जबकि बहुत सारे आपके जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी लोग हम आपको जानते हैं, हमें पता है कि माशाल्लाह आपने अपने बच्चों के लिए कितना सर्व किया, और स्टिल जो ऑफ द कैमरा आपने मुझे बातें बताई कि किस तरह से आज आप जिंदगी गुजार रहे हैं उन सबको कुछ देने के बाद। तो इट्स रियली टचिंग, मतलब एक ऐसे नहीं, बाप कोई नो रिग्रेट, जो जिन्होंने इतना सर्व किया अपनी कोई बात नहीं। हमारा फर्ज था जो वो पूरा किया, मुझे मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूं। दुख तो होता होगा फिर तो। नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बस दुआ ही है। औलाद के लिए, घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए लोग दुआ ही कर सकते हैं ना, उनका बुरा तो नहीं चाहते ना। राब्ते में हैं वो लोग? हाँ, बच्चे राब्ते में हैं आपसे? बातचीत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो देखिए ना, कुछ चीजों में मेरे लिए मुश्किलात थी, कुछ में वो तंग होते थे, क्योंकि मैं शो बिजनेस का आदमी हूँ। मेरी कोई टाइमिंग है नहीं, आपको पता है हमारा काम ऐसा है। जी। इस वक्त आते हैं दूसरे, हमारे जो डिसिप्लिन, एक हमारी सोसाइटी है ना, डिसिप्लिन लोग होते हैं, उनकी अपनी एक रूटीन होती है। तो वो ना मैं उनको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ वो मुझे डिस्टर्ब करें। वो अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ। क्या बात है जी। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब वो नहीं कर सकते जो मैं चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। मैं जो कर सकता मुझे तो इस कैफियत पे एक शेर याद आ रहा था जॉन एलिया का। मैं अक्सर उनके शेर सुनता हूं कि मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं, हमने तो तबाह नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबाही से बचाए। वो तो खैर शायर की अपनी सोच होती है। लेकिन ये है कि जितना हो सकता है आप लोगों के लिए, खुसूसन अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, उनके साथ भलाई करें। बाकी उनसे मांगे कुछ नहीं, एक्सपेक्ट ना करें। हमारी एक इंसान की ये कमजोरी है कि हमें तवक्को होती है लोगों से, और कहते हैं जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। तो तवक्को क्यों रखते हो भाई, तवक्को ही ना रखो। हम ये वहां तकलीफ होती है और परेशान होते हैं जब हम तवक्को रखनी शुरू कर देते हैं। बेहद शुक्रिया फिरदौस साहब वंस अगेन आपके आने का, और तशनगी रहेगी आपसे दोबारा बातचीत करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे देखने वाले हैं, उनको आज का पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे जाने माने सुपरस्टार जनाब फिरदौस जमाल साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।